अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम MGT 502 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मिड टर्म तक के लिए हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने मिड टर्म की जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ पर उनके नोट्स रेडी किए हैं और वही मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनको रेडी किया है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मैंने इनको रेडी किया है। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और इस वीडियो को देखने से आपकी मिड टर्म तक की सारी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी इस एक वीडियो से। ठीक है, आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। इसमें सारे टॉपिक्स जितने भी मिड टर्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। सो लेट स्टार्ट अवर डिस्कशन। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड अ ग्रुप ऑफ डायनामिक्स। इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर भी हो सकता है और किसी ग्रुप का भी हो सकता है। बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ बोथ पर्सन एंड इन्वायरमेंट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिहेवियर जो है वो फंक्शन है दोनों चीजों का। कौन कौन सी दो चीजें? पर्सन और दूसरा इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी सिक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये एक ऐसी साइंस है जो कि चेंज करती है बिहेवियर्स ह्यूमंस के और एंड अदर एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है सोशियोलॉजी। इट इज अ स्टडी ऑफ पीपल्स इन अ रिलेशन टू देयर फैलो ह्यूमन बींग्स। फैलो ह्यूमन बींग्स के साथ जो रिलेशन है वो है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों का जो कॉम्बो है वो मिलके यहाँ पर रेडी हुआ है और ये क्या काम करता है? इट फोकस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल। नेक्स्ट हमारे पास है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का क्या पर्पस है वो देख लेते हैं। एंथोलॉजी जो है इट इज़ अ स्टडी अबाउट लर्न ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करना और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस है, इसमें क्या है? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप। इसमें एक बंदे का बिहेवियर भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है विद इन अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। ठीक है, और इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंटर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, पावर होगी, ये सब हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च। इसमें हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स है। एक हमारे पास पहले सबसे इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट, देन हमारे पास है प्रिडिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट, देन है अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस किस चीज की पढ़नी हमने? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ वे ऑफ थिंकिंग। ये क्या है? ये एक वे है सोचने का। ऑब्जेक्ट कह रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ मल्टी multidisciplinary. There is a directly humanistic orientations with object behavior. नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो क्या होता है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। 4 स्टेप्स हैं इसके। 4 स्टेप्स ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेप्स ये इसकी डायग्नोस्टिक अप्रोच के 4 स्टेप्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? डिस्क्रिप्शन आती है, फिर डायग्नोसिस आता है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड देन एक्शन आता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? डाटा कलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन होते हैं ये हमारे पास। ठीक है, डाटा कलेक्शन किस में होती है? डिस्क्रिप्शन में होती है। देन डायग्नोस में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ की फैक्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम जो है वो सॉल्यूशन आइडेंटिफिकेशन जो हमने की होती है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट एक्शन में हम क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं उस सॉल्यूशन को जो कि हमने प्रिस्क्रिप्शन किया होता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब किया होता है उस सॉल्यूशन का हम एक्शन यहाँ पर करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और MCQs के लिहाज से भी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव करते हैं, इस चीज की स्टडी को हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके 3 पॉइंट्स है। इंडिविजुअल लेवल सबसे पहले होता है, यानी कि सिंगल, जहां पर एक बंदा काम कर रहा होता है, सिंगल यूजर। देन उसके बाद ग्रुप लेवल यानी टीम वर्क जिसमें होता है। देन फिर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो
तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। इसमें दो हमारे पास कैटेगरीज है, एक है एफिशिएंसी एंड दूसरी है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस आपने याद रखना है यहाँ से। डूइंग थिंग्स राइट, ये हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी है। डूइंग राइट थिंग्स राइट, जो सही चीजों को सही तरीके से लेके चलने को क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस कहते हैं। और देखिए इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मेजर ऑफ हाउ वेल a measure of how well resources are used to achieve a goal, मीन्स दैट कि हम रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और दूसरी है a measures of appropriateness of goals chosen, are these right goals एंड द डिग्री टू विच दे आर अचीव, यानी कि हम राइट जो गोल्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं पे एफर्ट करके जो है उनको अचीव कर लेते हैं। यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिफरेंस मैंने लिखा है, मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अचीविंग द गोल्स। एफिशिएंसी में हम क्या करते हैं, बेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और इफेक्टिवनेस में हम क्या करते हैं, चूजिंग द इफेक्टिव गोल, हम इफेक्टिव गोल जो होते हैं उनको चूज करते हैं एंड अचीविंग देम, और फिर उनको अचीव कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजर individual who achieve the goals through other people। मैनेजर का क्या काम होता है, ये गोल्स को अचीव करता है किस तरह से, बाय अदर पीपल्स, दूसरे लोगों को लोगों के जरिए जो है वो अपने गोल को अचीव करवाता है। फॉर मैनेजमेंट फंक्शन के लिए हमारे पास चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें पहला है प्लानिंग, देन लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड देन कंट्रोलिंग। अभी जो दो इसके न्यू फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने मेरे खुद के पेपर में भी आ चुके हैं कि ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है और हमें पूछा जाता है कि पिछले प्रीवियस 4 पॉइंट्स हम अभी यूज नहीं करते मैनेजमेंट के, लेकिन ये दो जो न्यू है ये बहुत ज्यादा इन है। इनकी रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि टू प्रमोट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसमें इसमें क्या है कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में क्या है, रिक्वायर एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव द क्वालिटी, इसमें एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है किस चीज के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 साइकिल्स ऑफ कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास 4 साइकिल्स हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। 4 पीस भी जिनको हम बोलते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास है पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोडक्टिविटी। ये 4 पीस आपने लाजमी याद रखने हैं। एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में आए ना, एमसीक्यूज में लाजमी आता है, ठीक है। पीपल में हमारे पास क्या है, स्किल्ड होते हैं, मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, लेस स्ट्रेस होता है। देन हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या होता है, सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं बिकॉज ऑफ बेटर प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस, प्रोसेस में फास्टर, मोर फ्लेक्सिबल, लीनियर। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी, लेस वेस्टफुल, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट रोल है। मैनेजमेंट रोल हमारे पास ये 3 है, जिसमें इंटरपर्सनल रोल है, इंफॉर्मेशनल रोल है और डिसीजनल रोल है। ये पॉइंट्स भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल रोल के देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, फिगर हेड, लीडर एंड लाइसेंस। अब आपके पास एमसीक्यूज में आता है ये फिगर हेड, लीडर और लाइसेंस, ये 3 वर्ड्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये कौन सा मैनेजमेंट रोल है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरपर्सनल रोल है। इसी तरह जो इंफॉर्मेशनल रोल है इसमें मॉनिटर, डिसमॉनिटर्स और स्पोकन पर्सन ये होता है। और डिसीजन रोल में हमारे पास इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर एंड देन हमारे पास रिसोर्सेज एलोकेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्किल टाइप्स नीड बाय मैनेजर लेवल। स्किल टाइप्स मैंने यहाँ पर कुछ बताई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉप मैनेजर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल होता है, मिडिल मैनेजर हमारे पास ह्यूमन एंड लाइन मैनेजर कौन सा होता है, टेक्निकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है हमारे पास, सोशल एंटिटीज, गोल ओरिएंटेड, डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड, लिंक्ड टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है फिर से। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, a systematic arrangement of people accomplish some specific purpose। ऐसा सिस्टम जिसमें हम जो क्या करते हैं, पीपल जो क्या करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है हॉस्पिटल की, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, स्टील मिल्स की।
तो अब देखें ये सारा क्या है, ये एक सिस्टम है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर जो है वो काम करते हैं, डिफरेंट हर एक के टास्क होते हैं, पर्पसेस होते हैं, और उन सब को मिलके एक क्या बनती है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारे पास पहला कंपोनेंट है टास्क, देन है पीपल, एंड देन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज में क्या करते हैं कि 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, या इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो डिफरेंट होता है, और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें से जो सा आपने देखें यहाँ पर 4 हमने पढ़े हैं, इनके अलावा अगर कोई गिवन है तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत डिफरेंट वे से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, आपने हर लिहाज से इसको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। वर्सेस फॉर्मल क्या होती है, फॉर्मल ऑफिशियल रिकॉग्निशन होती है, और जबकि इनफॉर्मल हमारे पास अनऑफिशियल होती है। ठीक है, ऑफिशियल जो होती है वो फॉर्मल होती है, और अनऑफिशियल इनफॉर्मल होती है। बेसिक सिस्टम व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक सिस्टम व्यू इसका क्या होता है, देखिए सबसे पहले इनपुट होती है, इनपुट हमारे पास क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डू वी हैव ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑर्गेनाइजेशंस की क्यों जरूरत है, दे आर मोर एफिशिएंट देन एन इंडिविजुअल एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। तो हमें जब इंडिविजुअली हम काम कर सकते हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट वे में जो है वो काम हो सकता है इसके जरिए। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, फॉर एग्जांपल वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का एक अलग काम है, बाकियों का अलग काम है, इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और उनके मुख्तलिफ काम हैं, तो ये सब मिलकर हमारे पास एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये जो इस तरह से काम करना है, ये ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा इफेक्टिव है, इससे ज्यादा जल्दी भी काम हो सकता है और ज्यादा अच्छे तरीके से अच्छे वे में भी हो सकता है, इसलिए हमें इसकी जरूरत है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स, इनसाइड होते हैं और आउटसाइड होते हैं। इनसाइड शेयर होल्डर वर्क फोर्सेस होती हैं, और इनसाइड में हमारे पास कस्टमर सप्लायर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, satisfying stakeholder goals and interest. How do manager measure the organizational effectiveness? मैनेजर जो है वो किस तरह ऑर्गेनाइजेशनल के इफेक्टिवनेस को कंट्रोल करता है या मेजर करता है। इसमें हमारे पास दो है चीजें, एक्सटर्नल रिसोर्सेज अप्रोच और दूसरी है इंटरनल रिसोर्सेज अप्रोच। जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज अप्रोच है इसमें हमारे पास क्या है, evaluate the ability to secure manage and control the scale and values। ठीक है, ये क्या करता है, evaluate करता है abilities to manage and control the scale and values, skills and resources को। low cost of input, इसमें cost होती है वो input cost होती है वो low होती है। obtain high quality की products होती हैं, increase market shares और market share को increase करता है। जबकि इंटरनल क्या होता है, इंटरनल में होता है evaluate the organization ability to innovate and function quickly and responsibly, cut decision time, increase the rate of product, reduce the conflict। ये 3 चीजें जो होती हैं ये हमारे पास इंटरनल में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निकल अप्रोच, evaluate the organization ability to convert the skills and resources in a good services efficiency। इसमें हमारे पास क्या है, इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज किया जाता है, रिड्यूस नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो होते हैं उनको कम किया जाता है, एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कम किया जाता है, इंप्रूव द कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर की सर्विसेज को इंप्रूव किया जाता है, और रिड्यूस डिलीवरी टाइम जो है वो भी कम किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर वो कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट आपने ये लाइन लाजमी याद रखनी है, टू मच चेंज, बहुत ज्यादा जब चेंज होगा तो वो हमारे पास चाउस होगी, और तो टू लिटिल चेंज होगा वो स्टेगनेशन होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प द मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नॉलेज हो मैनेजर को तो वो किस तरह उसके लिए हेल्पफुल है, तो पढ़ लेते हैं ये, बेटर अंडरस्टैंड द बिहेवियर, इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेगा बिहेवियर्स को, बेटर अंडरस्टैंड बेसिक इश्यूज ऑफ लीडरशिप, कोई भी इश्यूज होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो वो बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड करके रिजॉल्व कर लेगा, बेटर इंटरेक्ट विद सप्लायर्स, कस्टमर्स, बेटर इंटरेक्ट विद कोलीग्स, peers एंड को वर्कर्स, अपने वर्कर्स के साथ जो है वो अच्छा रिलेशन होगा उसका। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द वर्क बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये वर्कर्स है, और ये हमारे पास हेरिडिटी है, एंड देन ये कौन सी है, ये पर्सनल इन्वायरमेंट है। ठीक है,
हेरिडिटी वो होती है जो हमारे पास हमारे पेरेंट्स से आ रही हो, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिकल फैक्टर। डेमोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या चीज होती है, इट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर चॉइसेस। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, रेस, नेशनैलिटी, एज, हमारा जो है अपना बायोडाटा जिसको हम कह सकते हैं, वो चीजें इसमें मौजूद होंगी डेमोग्राफिकल फैक्टर्स में। नेक्स्ट बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास है एज, जेंडर, ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे पास बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। ये आपने देख लेनी है। मैरिटल स्टेटस होता है, टेन्योर्स होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में है, टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अ मैनेजर मस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखने के लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व एंड रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए डिफरेंसेस, एंड स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर, और स्टडी करना चाहिए रिलेशनशिप्स को, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कवर रिलेशनशिप्स, और उसको ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप्स जो है उनको क्रिएट करना चाहिए। वाई फोकस ऑन इंडिविजुअल्स, हम इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस क्यों करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूड पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें इंक्लूड है, पर्सनैलिटी इंक्लूड है, एटीट्यूड, परसेप्शंस एंड क्रिएटिविटी, ये चीजें हमारे पास इंक्लूड है। नेक्स्ट दे देखते हैं मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो मॉडल है उसमें हमारे पास क्या चीजें हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हमारे पास इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन चीजें आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स में हमारे पास एटीट्यूडनल, परफॉर्मेंस रिलेशन, प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिलिज्म, टर्न ओवर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैलेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसमें डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड इथिक्स जो है ये इंक्लूड है। चार ये हमारे पास चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। डाइवर्सिटी अब क्या होता है, डाइवर्सिटी हैज द एडवांटेज बट फर्म नीड टू एडजस्ट थ्रू, अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं बट फर्म जो होती है वो इसको एडजस्ट करती है थ्रू कल्चर अवेयरनेस, फैमिली फ्रेंडली एंड देन इम्प्रूवमेंट, एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या है, इम्पैक्ट ऑन द वर्क एंड जॉब, इसमें हमारे पास फ्लैटिंग और डाउनसाइजिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, पेपर लेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट है इथिक्स। इथिक्स अब क्या होते हैं, इखलाकियात को बोलते हैं, मॉरल प्रिंसिपल वैल्यूज, इसमें हमारे पास मॉरल प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी। वेदर द एक्शंस आर रॉन्ग एंड राइट, जो एक्शन हो रहा है परफॉर्म वो रॉन्ग है, सही है या गलत है, एंड आउटकम्स आर गुड और बैड, जो उसकी आउटकम या आउटपुट आ रही है वो अच्छी है या फिर बुरी है। इथिक डायलमास अकर्स इन द relationships with, ethical dilemmas जो है वो अक्कर होते हैं relationships with superiors, subordinates, customers, competitors and suppliers के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉब परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन। अब जॉब सेटिस्फैक्शन में तीन चीजें आती हैं, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड एबिलिटीज, ये तीन चीजें जो है वो हमारे पास जॉब सेटिस्फैक्शन में आती हैं। वर्क वैल्यूज, वर्क की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, अचीवमेंट, कंसर्न फॉर अदर्स, हॉनेस्टी, फेयरनेस, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ इथिकल बिहेवियर, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइज, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस में हमारे पास वैल्यूज सिस्टम, लॉ ऑफ लुकस ऑफ कंट्रोल, कॉग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट होता है, नॉर्म्स, उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, ये तीन चार चीजें जो होती हैं ये आपने याद रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है राइट्स। अब राइट्स में हमारे पास क्या चीजें आती हैं वो देख लेते हैं। राइट्स जस्ट क्लेम, अ पर्सन जस्ट क्लेम और इंटाइटलमेंट, इसमें क्या होता है, फोकस ऑन द पर्सन, अटेंशन, पर्सन की अटेंशन के एक्शंस के ऊपर फोकस किया जाता है, और द एक्शंस ऑफ अदर टूवर्ड्स द पर्सन, एक पर्सन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है इस चीज के ऊपर फोकस होता है, और दूसरा पर्सन उसके साथ किस तरह बिहेव कर रहा है इस चीज के ऊपर फोकस होता है। लीगल राइट्स हमारे पास कौन से होते हैं और मोरल राइट्स कौन से होते हैं, ये दो डिफरेंस भी आपने याद रखने हैं। लीगल राइट में सिस्टम जो कानूनी तौर पर हो, सिस्टम ऑफ लॉस, और जो मोरल राइट होता है हमारे पास इसमें इथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है एटीट्यूड। एटीट्यूड्स क्या होते हैं? एटीट्यूड इज अ मेंटल स्टेज ऑफ रीडनेस लर्न एंड रिकॉग्नाइज थ्रू द एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मेंटल स्टेज यानी कि हमारी मेंटल स्टेज की रीडनेस, उसको पढ़ना, लर्न, सीखना एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द एक्सपीरियंसेस, और ऑर्गेनाइज करना उसको किस चीज के जरिए? थ्रू अपने एक्सपीरियंस के जरिए उसको ऑर्गेनाइज करना। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, अब कंपोनेंट्स एटीट्यूड के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 कंपोनेंट्स हमारे पास। कॉग्निटिव मींस होता है थिंकिंग, सोचना। अफेक्टिव में आएगा फीलिंग्स, और उसके बाद हमारे पास है बिहेवियर। बिहेवियर मींस डूइंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड कौन कौन सी है? जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स। ठीक है, अब जॉब सेटिस्फैक्शन है जो, इसमें हमारे पास जनरल एटीट्यूड आता है। जॉब इन्वॉल्वमेंट में जो हमारी मैयर द डिग्री, एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो होती हैं, इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं? मेंटेन द मेंबरशिप। हम इसमें मेंबरशिप को जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बैरियर्स टू चेंज एटीट्यूड। बैरियर्स जो कि एटीट्यूड को चेंज करते हैं। बैरियर कमिटमेंट्स इन insufficient information. Both personality and attitudes are the complex cognitive process. बोथ दोनों जो है, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एटीट्यूड्स है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। अब देखिए नेचर क्या होता है? नेचर ये एक हेरिडिटी ऑफ फोर्स है, यानी कि ये हमारे पेरेंट्स से हम में आती है। ठीक है, और नर्चर मीन्स क्या होता है? पैटर्न ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, व्हाट इज अ पर्सनैलिटी? हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और सिचुएशन। सबसे पहले हमारे पास इन्वायरमेंट है, और इसके अंदर ये हेरिडिटी और ये सिचुएशंस होती हैं। The relatively stable set of psychology attributes that distinguish one person from the other. Personality क्या होती है? एक बंदे की जो एटीट्यूड है वो दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, और उनकी साइकोलॉजिकली एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे होते, तो ये हमारे पास पर्सनैलिटी होती है। हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होता है। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एक इसमें आता है एक्स्ट्रावर्जन, एंड देन दूसरा कौन सा है? इमोशनल स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रावर्जन मीन इसमें हमारे पास सोशलेबल और फ्रेंडली एंड एक्सपीरियंसेस, ये चीजें आती हैं। एक्सप्रेसिव होना। ठीक है, फ्रेंडली होना, एक्सप्रेसिव होना और सोशलेबल होना, ये हमारे पास एक्स्ट्रावर्जन में आता है। इमोशनल स्टेबिलिटी में हमारे पास क्या आते हैं? एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव एंड इमोशनल स्टेट्स आती हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास अगला जो इसका थर्ड है पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हमारे पास है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस में हमारे पास क्या आता है? फॉरगिविंग, टॉलरेंस, सेल्फ हेटेड, यानी दूसरों को जो है वो बहुत जल्दी माफ कर देना, बर्दाश्त कर लेना, ये वाली चीजें जो आती हैं ये किस में आती हैं? एग्रीएबल में आती हैं। कॉन्शियसनेस होती है हु डिस्क्राइब द डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा हो। ठीक है, नेक्स्ट है ओपिनियंस टू एक्सपीरियंस टू विच द इंडिविजुअल हैज ब्रॉड इंटरेस्ट एंड इट्स विलिंग टू बी अ रिस्क टेकर। जो कि रिस्क लेने वाले हों अपनी लाइफ में, उनको हम ओपिनियन एक्सपीरियंसेस कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। द बिग 5 ट्रेड्स आर रिलेटेड टू बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कैरियर सक्सेस। बोथ ये जो ट्रेड्स हैं ये रिलेट करते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के साथ। इंट्रिंसिक में हमारे पास जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, और एक्सट्रिंसिक में इनकम एंड ऑक्यूपेशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेयर ब्रिज फ्रेमवर्क। इसमें हमारे पास क्या चीजें हैं? दिस फ्रेमवर्क डिफरेंट पीपल इन टर्म ऑफ 4 जनरल डायमेंशंस। 4 इसके जनरल डायमेंशंस है। एक है सेंसिंग, इंस्टिंक्टिंग, जजिंग एंड प्रोसेसिंग। ये इसकी 3 जो हैं, सॉरी 4 जो हैं, ये इसकी जनरल डायमेंशंस हैं। मेजर पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स, जो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पर्सनैलिटी के, वो ये हैं: ल्यूकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, रिस्क टेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूकस ऑफ कंट्रोल। ल्यूकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरह के हमारे पास होते हैं। इंटरनल क्या होता है? व्हाट हैपन टू मी आई कंट्रोल, जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ये हमारे पास इंटरनल में होता है। जबकि एक्सटर्नल हमारे पास क्या कहता है? पीपल
पीपल एंड सर्कमस्टांसेस कंट्रोल बाय फेट्स, जो कि पीपल्स के या सर्कमस्टांसेस होते हैं वो इंसान खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। सेल्फ स्टीम, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, सक्सेस टेंड्स टू इंक्रीज द सेल्फ स्टीम, सक्सेस जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है सेल्फ स्टीम को, और जो फेलियर होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है आपकी सेल्फ स्टीम को, ठीक है। सेल्फ मोनिटरिंग क्या होता है, सेल्फ मोनिटरिंग बेस्ड ऑन द क्यूज फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस, ठीक है। अब इसमें हाई सेल्फ मोनिटर एंड लो सेल्फ मोनिटर दो तरह की चीजें हैं। हाई जो होता है इट एडजस्ट अ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन जो लो होता है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं वर्क करता। पर्सनैलिटी टाइप्स, अब पर्सनैलिटी टाइप्स हमारे पास दो हैं, एक पर्सनैलिटी टाइप ए पर्सनैलिटीज और दूसरा टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, इन्वॉल्वमेंट इन चॉइस ऑलवेज जो है वॉक मोर रैपिडली, हर काम जो है वो बहुत फास्टली इसमें होता है, ठीक है। किसी भी चीज को जो बंदे जो है वो कोई भी काम सुकून से नहीं करती हैं, हर चीज तेजी से करने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं टाइप ए के, ठीक है। और जो टाइप बी के होते हैं ये दे नेवर सफर द सेंस ऑफ टाइम, ये जस्ट प्ले फॉर द फन एंड रिलेशनशिप, ये हर चीज को जो है रिलेशनशिप्स को और हर चीज को जो है वो बहुत लाइटली लेके चलते हैं और बहुत सेंसिबल तरीके से लेके चलते हैं, और हर चीज के लिए अपना एक वक्त निकालते हैं। लेकिन जो टाइप ए के बंदे हैं ये हर चीज में फास्टनेस दिखाते हैं, हर चीज में जाते हैं कि वो काम जल्दी से हो जाए, नो पेशेंस, कोई भी इसमें जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, जबकि टाइप बी में जो है वो पेशेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, इमोशन डायमेंशंस, वैरायटी ऑफ इमोशंस, हमारे पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, जिसमें हमारे पास पर्सनालिटी और जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब 6 यूनिवर्सल इमोशंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 यूनिवर्सल इमोशंस में हमारे पास सबसे पहले है हैप्पीनेस, सरप्राइज, फियर, सैडनेस, एंगर एंड डिस्गस्ट, ये तीन सॉरी ये जो है ये 6 हमारे पास जो है यूनिवर्सल इमोशंस हैं, ठीक है। कॉन्टिनम अब क्या होता है, कॉन्टिनम इज अ क्लोजर एनी टू इमोशंस, अब ये कोई भी दो इमोशंस एक दूसरे के क्लोजर होंगे तो वो हमारे पास कॉन्टिनम इमोशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फियर और सैडनेस, इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये हमारे पास क्लोजर इमोशंस है, तो इन्हें हम कॉन्टिनम इमोशंस भी कहते हैं, ठीक है। एंगर एंड डिस्गस्ट, उसके अलावा है प्रिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, perception is a process by which you give meaning to your environment by organizing and interpreting stimuli into the psychological experience। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक परसेप्शन में बंदा एक चीज को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेज में जो है वो देख सकता है, ठीक है। परसेप्शन का अक्सर मीनिंग यही है कि एक चीज के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मुख्तलिफ उसकी वेज होती हैं और हम उनको मुख्तलिफ तरीकों से वो है देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंस, फैक्टर इन्फ्लुएंस में हमारे पास क्या है, टारगेट, सिचुएशन, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर का डिफरेंस देख लें। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास साइज, कंट्रास्ट और मोशंस होते हैं, जबकि इंटरनल फैक्टर में हमारे पास क्या चीजें हैं, पर्सनैलिटी, लर्निंग और मोटिवेशन है। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको भी देख लेते हैं। इन क्लासिकल कंडीशनिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्स इन सम स्टिमुली दैट वुड नॉट बी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट सच एज रिस्पॉन्स, द थ्योरी ग्रू आउट ऑफ द पैवलिस, ये पैवलिस की थ्योरी है। इट इज द पैसिव, ये पैसिव है, सम थिंग्स हैपन एंड वी रिएक्ट, इट इज अ रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, कोई चीज एक्ट हो रही हो हमारे साथ और हम उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन देते हैं, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होता है। और क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब यही है यहाँ पर, ठीक है। हमारे साथ कोई भी चीज एक्ट हो और हम उसके ऊपर अपना कोई रिएक्शन दें तो वो हमारे पास क्या होगी, क्लासिकल कंडीशनिंग होगी। और ये रिफ्लेक्सिव किसकी थ्योरी है, ये पैवलिस का एक्सपेरिमेंट है और इसके अंदर ये एक पैसिव रिएक्शंस है, ठीक है। और उसके अलावा है क्लासिकल कंडीशनिंग के अलावा हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग है और सोशल लर्निंग है, ये तीन हमारे पास एक कंडीशनिंग लेवल्स हैं, ठीक है। ऑपरेंट जो कंडीशनिंग है इसमें क्या होता है, इन इट डिजायर्ड वॉलेंट्री बिहेवियर्स लीड टू बी रिवॉर्ड और द स्टेप्स ऑफ पनिशमेंट, दिस थ्योरी आर्ग्यू दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंस। इस थ्योरी में क्या आर्ग्यू किया जाता है, किस चीज पे तस्करा किया जाता है कि बिहेवियर जो है वो फंक्शन है कॉन्सिक्वेंस का, ठीक है। इसमें लो इफेक्ट और रीइंफोर्समेंट होती है, ठीक है। सोशल लर्निंग में क्या होता है, पीपल कैन लर्न थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। सोशल लर्निंग में लोग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जस्ट ऑब्जर्व करते हैं चीज को और लर्न कर लेते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है वो लर्न कर जाते हैं।
वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज आर ब्रॉड preferences concerning appropriate cures of actions or outcomes. Values of influence behavior and attitude. Values are relatively stable and enduring. इम्पोर्टेंस वैल्यूज की इम्पोर्टेंस में जजमेंट, स्टेबिलिटी, कंटेंट और इंटेंसिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशन, डिमांड, अटेंशन। ये थोड़ा सा टॉपिक्स आगे पीछे हुए हैं, लेकिन ये लास्ट 3 टॉपिक्स जो हैं ये आगे पीछे हुए हैं, लेकिन आपने इनको भी देख लेना है, इंपॉर्टेंट है और जस्ट आपने इनको समझ लेना है। नेक्स्ट है इमोशन डिमांड्स अटेंशन। इमोशंस क्या डिमांड करते हैं? अटेंशन डिमांड करते हैं, ठीक है। इमोशंस जो होते हैं वो हमेशा अटेंशन डिमांड करते हैं। वाई इमोशंस वर इग्नोर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? The myth of relationality. Organizations are not emotion tree. According to this theory, organizations are not emotion tree. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इमोशन ट्री नहीं होता। वी आर इमोशंस अफेक्ट। what are the emotions effect? Emotion effects कौन कौन से होते हैं? A broad range of emotions, intensive feelings, direct at someone, mood। अब ये 3 हमारे पास इमोशंस की जो है वो टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी हैं मैं आपको भी बताती हूँ। एक तो हमारे पास हो गया ये अफेक्ट वाला, ठीक है, ये हमारे पास नंबर 1 है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा ना पेज डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन एक हमारे पास जो है ये अफेक्ट इफेक्ट जो है ये एक टाइप है इमोशंस की, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? इमोशंस खुद ब्रॉड रेंज ऑफ इमोशंस, इसको हम इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशंस, ये है एक। और देन हमारे पास क्या है? इसमें इमोशंस में क्या होता है? इंटेंस फीलिंग डायरेक्ट एट समवन। कोई भी फीलिंग हम डायरेक्ट किसी के ऊपर इम्प्लाई करते हैं तो वो क्या होती है? इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मूड्स। मूड्स अब क्या होते हैं? फीलिंग्स दैट टेंड्स टू बी लेस इंटेंसिव, ये जो है वो लेस इंटेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशन लेबर्स। अब इमोशन लेबर्स क्या होते हैं? इट एक्सप्रेस ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशन। जो भी इमोशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इमोशन लेबर्स चूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे है फेल्ट वर्सेस डिस्प्लेड इमोशन। फेल्ट और डिस्प्लेड इमोशंस कौन से होते हैं? फेल्ट इमोशंस एक्चुअल इमोशंस होते हैं, और डिस्प्लेड इमोशंस कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनली रिक्वायर्ड एंड कंसीडर्ड गिवन जॉब। किसी भी काम के लिए जो हम इमोशंस क्रिएट करते हैं उनको डिस्प्लेड इमोशंस कहते हैं, जो हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। और जो एक्चुअल इमोशंस होते हैं वो हमारे पास फेल्ट इमोशंस होते हैं, ठीक है। ये लास्ट हमारा एक पेज है, इसको आपने देख लेना है। वैल्यूज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द पर्सन एटीट्यूड। वैल्यूज जो होती हैं वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती हैं पर्सन के एटीट्यूड को। एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शंस आर लाइकली टू बी हायर his or her values fit well within organization। कहते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है अगर जो है वो वैल्यूज उसकी फिट हो जाए विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी वैल्यूज फिट हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। किसी भी जॉब होल्डर जो कि जॉब कर रहा हो कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अगर उसकी वैल्यूज वहां पर मैच कर जाए तो वो वहां पर क्या कर सकता है? बहुत हाई अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है और सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, अपनी जॉब के साथ। टर्न ओवर नहीं करता, एब्सेंटिलिज्म नहीं होती उसके अंदर। और उसके बाद जॉब सेटिस्फैक्शन एंड organization common behavior satisfy the employees who feel fairly treated by and trusting of the organization are more within the engaged in the behavior that do beyond the normal acceptation of their job. Response to the job डिससेटिस्फैक्शंस। डिससेटिस्फैक्शन मीन्स कि हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, तो उस पर कौन कौन सा रिस्पॉन्स आ सकते हैं? अगर तो एक्टिव देखें, एक्टिव, पैसिव, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। एक्टिव में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास वॉइस और लॉयलिटी होगी, ठीक है। और अगर डिस्ट्रक्टिव की बात की जाए तो इसमें एग्जिट होगा, और पैसिव की बात की जाए तो इसमें निग्लेक्ट कर दिया जाएगा जॉब को, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे MGT 502 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, लॉन्ग शॉर्ट और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है आपके साथ। और इसको आपने जो है वो लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इस वीडियो को अगर आप प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई भी MCQs ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा, क्योंकि जस्ट कॉन्सेप्ट आते हैं इस सब्जेक्ट में, आप रट्टे वाली कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। लेकिन ये है कि इसमें हर चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपने कॉन्सेप्ट बेस ही रेडी करके जाना है, इसको कोई भी चीज़ रट्टा मार के नहीं जानी है। इसमें सारे MCQs होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कोई भी जो है वो पुरानी फाइल से नहीं आते, ज़्यादातर जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से मैंने आपको सारा पेपर जो है वो डिस्कस कर दिया है कि किस तरह से आपके पास कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने काइंडली इसको लाजमी देख लेना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।